कल इससे पहले का जो है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश अभिक्रिया के बारे में आपको बताया था। उससे पहले प्रकाश अभिक्रिया हो चुकी है। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया हरित लवक के घृणा में होती है, जबकि अप्रकाश क्रिया स्ट्रोमा या पीठिका में संपूर्ण होती है। तो ये दोनों प्रक्रियाएं आपको पहले बता दी गई हैं, दोनों इम्पोर्टेंट हैं दोनों। इसके बाद ये प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक को पर्यावरण से, वातावरण से ये आपको जो आवश्यक उसके भाग हैं प्रकाश संश्लेषण के जो अवयव हैं वो मिलते रहते हैं, इसलिए इसको बाह्य कारक कहा गया। तो बाह्य कारक और पर्यावरणीय कारक भी कहते हैं। तो बाह्य कारक में पहला पॉइंट है प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य उसकी एक शब्द है PAR, फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन। इसको कहेंगे प्रकाश संश्लेषी कारक, सक्रिय कारक। सक्रिय कारक कहते हैं, माने जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है, तरंग दैर्घ्य का माप है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर तक। ये जो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य है इसको PAR कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण इसी तरंग दैर्घ्य के मध्य में पूर्ण होता है, 400 से 700 नैनोमीटर। तो इससे कम वाला ये है इंफ्रारेड, कम, इससे कम प्रकाश है, ये कहलाएगा इंफ्रारेड। और इसके ऊपर वाला जो इससे अधिक है, PAR से कम, यहाँ पर PAR, और इससे अधिक वाला वो कहलाएगा अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट कहलाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है ये कम प्रकाश तरंग दैर्घ्य 400 से कम है, ये 400 से कम है तो क्या होगा? इंफ्रारेड कहलाएगा, और प्रकाश संश्लेषण की दर उसमें नहीं होगी क्योंकि यह उसके अयोग्य हो जाती है। दूसरा है PAR मैंने बताया फोटोसिंथेटिकल एक्टिव रेडिएशन, ये 400 से 700 नैनोमीटर तक होता है, और इसी में प्रकाश संश्लेषण इसी प्रकाश में पूर्ण होती है, अधिकतम होती है, अच्छी होती है, उत्पाद अधिक बनते हैं। और अगर इससे अधिक हो जाती है 700 से, ये जो 700 है इससे यदि अधिक हो जाएगी, 700 नैनोमीटर से यदि अधिक हो जाएगी तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, जिससे ये प्रकाश की मात्रा अधिक होने पर इस पे पौधों पर आतपन की रहती है, आतपन, ये कोशिकाएं इसमें नष्ट होने लगती हैं, इसको आतपन कहते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण मुख्य रूप से PAR के अंतर्गत ही पूर्ण होता है, और प्रकाश इसमें मुख्य कारक निभाता है। प्रकाश नहीं है इसलिए तो प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण का नाम इसलिए दिया गया है। आगे वाला पॉइंट है तापक्रम। तापक्रम क्या है? एक श्रेष्ठतम तापक्रम होता है, श्रेष्ठतम तापक्रम होता है, उसका माप है 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापक्रम में अधिक सक्रिय प्रकाश संश्लेषण होती है, और इससे कम होगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी, और अधिक होने पर तापक्रम बढ़ेगा तो जिससे एंजाइम जिसके हैं, जो एंजाइम हैं वह निष्क्रिय हो जाएंगे, एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे, और प्रकाश संश्लेषण नहीं होगी। तो निश्चित तापक्रम पर ही, ये ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं, श्रेष्ठतम कहते हैं, इसमें प्रकाश संश्लेषण की ये दर समान रहती है। आगे वाला पॉइंट कहता है इसमें CO2 की मात्रा प्रकृति में 0.3% रहती है।
प्रकृति में 0.3% रहती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, CO2 का क्या होता है, अपचयन होता है। जो मैंने बता चुका, प्रकाश संश्लेषण के अप्रकाश क्रिया में अपचयन होता है और अपचयन से ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज बनता है, भोज्य पदार्थ बन जाता है। तो CO2 की मात्रा इससे यदि ज्यादा करते हैं, इससे अधिक मात्रा हो जाती है, यदि CO2 की मात्रा 0.3% से अधिक होती है, यदि इसकी मात्रा 0.3 से अधिक हो जाएगी तो एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे, एंजाइम निष्क्रिय हो जाएंगे, क्योंकि एसिडिटी बढ़ेगी, अम्लता बढ़ जाएगी, अम्लता बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, और जिससे क्या होगा कि प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होगी। यहाँ पर एक पॉइंट और इसमें आ गया है आपके लिए, ये सीमाकारी कारक का, जो मैं बाद में बताऊंगा, इसको ब्लैकमैन का सीमाकारी कारक बाद में बताएंगे, CO2 से संबंधित है। आगे वाला पॉइंट होता है जल का। जल की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, और जल जैसा कि मैंने प्रकाश संश्लेषण के रिएक्शन में बताया था, 6CO2 + 12H2O, ये यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन है, और यह रिएक्शन है इस प्रकार से आगे, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। तो ये जल की मात्रा रहती है यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश, और यहाँ पर क्लोरोफिल होता है। 4 पॉइंट होते हैं, नंबर 1 CO2, नंबर 2 जल, नंबर 3 सूर्य का प्रकाश, नंबर 4 क्लोरोफिल। ये चारों मिलकर के एक ग्लूकोज का भोजन का निर्माण करते हैं और O2 का उप उत्पाद के रूप में बनती है। तो जल का मुख्य कार्य होता है H आयन देना। H आयन कैसे देते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था, 2H2O रिवर्सिबल रिएक्शन है, 4H आयन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2, ये मुख्य इसका जल का मुख्य कार्य है H आयन देना। तो जल का मुख्य कार्य रहता है H आयन देना, और H आयन का क्या रहता है, NADP से ये जुड़ेंगे H आयन, और यह NADPH का निर्माण होगा। तो यह जल का मुख्य कार्य रहता है H आयन देना, और H आयन का इससे जुड़ता है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट का, ये जो जुड़ता है H आयन मिलकर बन जाता है। कहीं तो 2H लिखा है, कहीं इसमें कहीं 2H लिखा है, कहीं H2 लिखा है, ऐसे इसको कर सकते हैं। तो ये जल का मुख्य कार्य ये रहता है। आगे वाला पॉइंट है ऑक्सीजन। वायु कारक है ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन ये उप उत्पाद के रूप में बनती है, O2 उप उत्पाद के रूप में बनती है, जो जीवनदायिनी गैस होती है, पेड़ पौधे उप उत्पाद के रूप में निकालते हैं, और यही आगे जाकर के श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक रहती है। तो O2 से बैलेंस बना रहता है, प्रकृति में बैलेंस बना रहता है, और जीवनदायिनी गैस बनती रहती है, O2 की मात्रा निकलती है, और पेड़ पौधे के लिए ये श्वसन क्रिया में काम आती है। तो आगे यहाँ पर एक और है श्वसन क्रिया में O2 CO2 का, यहाँ पर है संतुलन प्रकाश तीव्रता। एक सेंटेंस है, संतुलन प्रकाश तीव्रता। ये शॉर्ट नोट आता है कभी कभी। ये क्या है, संतुलन प्रकाश तीव्रता क्या है कि पेड़ पौधे CO2 तो ग्रहण करते हैं, O2 निकालते हैं, रिएक्शन में दिया हुआ, CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निकालते हैं। लेकिन एक समय ऐसा रहता है, सुबह के समय, सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय ऐसा समय रहता है, न तो पेड़ पौधे बाहर से CO2 लेते हैं, न O2 उप उत्पाद के रूप में निकालते हैं। पेड़ पौधों में पत्तियों के अंदर ही CO2 का प्रयोग होता है, और प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनाते हैं, और यही O2 पुनः श्वसन क्रिया में काम आती है। तो ये कहलाती है, उस समय तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन
निकालते हैं न CO2 को ग्रहण करते। पेड़ पौधे में अंदर ही CO2 जो पहले ग्रहण की गई उससे O2 उत्पन्न होती है, O2 श्वसन क्रिया में जाती है, श्वसन क्रिया पुनः CO2 निकलती है, CO2 पुनः पेड़ पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण का कार्य पूर्ण कर लेते हैं। तो ये सभी हो गए बाह्य कारक संतुलन प्रकाश तीव्रता का ये टॉपिक है, यहाँ पर ये आता रहता है। आगे वाला पॉइंट है ये बाह्य कारक हुए पूरे, अब है आंतरिक कारक, इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में पर्णहरित के बारे में बताए। क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल A B C D E कई प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं और इसमें जो क्लोरोफिल A है वह केंद्रीय तत्व की तरह कार्य करता है, केंद्रीय है, और P700 केंद्रीय अणु की तरह कार्य करता है और इसमें अन्य, इसके लिए जो किरणें हैं अन्य इसमें सहायक अणु की तरह कार्य करते हैं। तो क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा अवशोषित होती है और क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके वह ऊर्जा को, जो जल अपघटन होता है, एच होते हैं, NADPH के साथ जुड़ते हैं। तो क्लोरोफिल की मात्रा ये पेड़ पौधों के लिए, हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है क्लोरोफिल। इसके अलावा अन्य वर्णक भी होते हैं, वह है कैरोटिनॉइड, कैरोटिन और फाइकोवैलेंस। फाइकोवैलेंस और है ये, और कैरोटिनॉइड जो गाजर के कलर का होता है, ये गाजर रंग का और ये नीले हरे रंग के होते हैं, ये वर्णक भी प्रकाश संश्लेषण में पाए जाते हैं। तो ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है बाह्य कारक। और इसके अलावा भी यदि ये क्लोरोफिल भी नहीं है और कैरोटिन भी नहीं है और ये फाइकोवैलेंस भी नहीं है तो जीवाणु उस कार्य को करते हैं। तो बैक्टीरियोब्रिडेल, बैक्टीरियो क्लोरोफिल ये कार्य को करवाते हैं। इस प्रकार से ये क्लोरोफिल के बारे में ये जानकारी पूरी। आगे वाला टॉपिक रहता है संचित भोजन। क्रिया, कोई भी क्रिया होती है, यदि क्रिया में उत्पाद की मात्रा अधिक हो जाती है, उत्पाद की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्रिया की गति धीमी हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। थोड़ा उत्पाद की मात्रा बढ़ेगी, उत्पाद होता रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की गति धीमी होती रहेगी और अतः उत्पाद होता रहे और उपयोग होता रहे तो ये क्रिया की मात्रा चलती रहती है। आगे वाला पॉइंट इसमें कहता है आंतरिक कारक में पत्ती की संरचना। पत्ती की संरचना क्या है? आंतरिक रचना क्या है कि पत्ती की जो संरचना पाई जाती है, पत्ती की जो आंतरिक रचना है इसमें क्या है, ये पर्णरहित पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ABCD पाए जाते हैं। पत्ती छोटी मात्रा में, स्मॉल साइज की पत्ती है, यदि एक स्मॉल पत्ती, छोटी पत्ती इसकी पाई जाएगी, जो करके जोड़ के बता देते हैं। पत्ती स्मॉल साइज की होगी तो क्लोरोफिल की मात्रा कम होगी और पर्णरंध्र भी कम होंगे। पर्णरंध्र कम होंगे, पर्णरंध्र कम खुलते हैं तो O2 और CO2 आदान प्रदान कम रहता है और इसलिए बड़ी पत्ती होगी तो पर्णरंध्र की मात्रा भी ज्यादा है, क्लोरोफिल की ज्यादा मात्रा है, इसलिए यह अधिक मात्रा में ये चलता रहेगा, प्रकाश संश्लेषण होता रहेगा। आगे वाला एक टॉपिक और है, इसमें एक टॉपिक है, शॉर्ट नोट आता है कभी कभी, प्रकाश श्वसन। प्रकाश संश्लेषण नहीं है, ये प्रकाश श्वसन।
फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन क्या है? पेड़ पौधे जो रिएक्शन है CO2 और ये प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? ये ग्लूकोज का निर्माण होता है। आगे वाला पॉइंट है श्वसन क्रिया। कैसे श्वसन क्रिया थोड़ी बतानी पड़ेगी। श्वसन क्रिया में क्या है कि ये ग्लूकोज है C6H12O6 + 6O2, तो क्या होगा 6CO2 + 6H2O + 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलेगी। माने कहने का मतलब है पेड़ पौधे जो भी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं उस ग्लूकोज का श्वसन क्रिया में इसका ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है और ऑक्सीकरण के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न होती है जो दैनिक जीवन में काम आती है। तो श्वसन की प्रकाश श्वसन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण में ग्लूकोज का निर्माण तो होता है, ऑक्सीकरण होता है, लेकिन ये ऊर्जा मुक्त नहीं होती। इसलिए इसको प्रकाश श्वसन कहते हैं, नष्टकारी क्रिया कहते हैं। इसको नष्टकारी क्रिया कहते हैं। नष्टकारी क्रिया इसको कहते हैं क्यों? इसमें ऊर्जा उत्पादन नहीं होता। ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है, इसमें ऊर्जा नहीं निकलती है, इसे इसको नष्टकारी क्रिया कहते हैं। प्रकाश श्वसन शॉर्ट नोट है और नष्टकारी क्रिया कहते हैं क्योंकि इसमें क्या होता है C3, इसको C2 चक्र भी कहते हैं। इसको C2 चक्र और ग्लाइकोलेट चक्र भी कहते हैं। C2 चक्र कहते हैं, ग्लाइकोलेट चक्र कहते हैं क्योंकि इसमें 2 कार्बन वाला, क्योंकि इसमें 2 कार्बन वाला PGA बनता है। फॉस्फोग्लिसरॉल कैसे 2 कार्बन वाला बनता है, इसको C2 चक्र कहते हैं, ग्लाइकोलेट चक्र कहते हैं। क्रोटोवेगन इसका नाम दिया था। और यह प्रकाश श्वसन शॉर्ट नोट है, इसके लिए पढ़ना। माने प्रकाश और श्वसन, माने प्रकाश संश्लेषण और श्वसन क्रिया दोनों मिलाकर के ये है। तो ये प्रकाश संश्लेषण की तरह तो होती है, लेकिन श्वसन क्रिया की तरह इसमें ऊर्जा उत्पन्न नहीं होती, इसलिए नष्टकारी क्रिया कहते हैं। C2 चक्र भी कहते हैं, ग्लाइकोलेट चक्र कहते हैं क्योंकि इसमें 3 कार्बन वाला PGA का निर्माण होता है। आगे वाला पॉइंट है सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना। सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना क्या है? ये उन्होंने सेक्स ने 1860 में दी। सेक्स ने ये प्रधान बिंदु संकल्पना ये कारक से संबंधित है। और ये कारक से संबंधित क्या है कि इसमें कारक की मात्रा, जो भी कारक हैं वह 3 मात्रा में रहते हैं कारक। या तो होगा न्यूनतम, मिनिमम, ये होगा श्रेष्ठतम, ऑप्टिमम, और यह हाई मात्रा इसकी हो जाएगी। तो जब कारक न्यूनतम मात्रा में होता है तो प्रकाश संश्लेषण प्रारंभ होती है। ये न्यूनतम माने वह न्यूनतम मात्रा जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है, और श्रेष्ठतम में माने इसमें अधिकतम होती है, इसमें प्रारंभ होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए है कि इसमें प्रारंभ होगी ये क्रिया, ये न्यूनतम में प्रारंभ होगी और श्रेष्ठतम में
अधिकतम होगी और अधिकतम हो जाएगा तो इसको मैं ब्लैक बोर्ड पर रिपीट करके बताता हूँ, थोड़ा क्लियर समझाऊंगा इसको। ये सेक्स ने 1860 में बताया कि कारक 3 होते हैं, जो कारक हैं उनकी मात्रा 3 बताई गई है। एक है न्यूनतम। न्यूनतम क्या है? कारक, जो कारक मैंने पढ़ा है जो भी प्रकाश संश्लेषण के, तो न्यूनतम माने इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है केवल, ये हो गया न्यूनतम वाला। दूसरा स्टेप है श्रेष्ठतम। श्रेष्ठतम क्या है? इसमें अधिक क्रिया होती है, अधिक प्रकाश संश्लेषण होती है। आगे वाला तीसरा है कारक अधिकतम मात्रा में होगा। अधिकतम मात्रा में यदि ये कारक रहेगा तो ये क्या हो जाएगी? क्रिया कम हो जाएगी, क्योंकि कारक अधिक होने से उसमें एंजाइम निष्क्रिय होने लगते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हो जाती है। इन तीनों को उपरोक्त तीनों को ही सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना कहते हैं। तीनों को मिलाकर सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना कहते हैं। ये सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना के नाम से आता है, शॉर्ट नोट है वैसे ये सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना। कारक 3 होते हैं, या तो कम होगा या श्रेष्ठ होगा या अधिक होगा, तीनों को मिला करके ही सेक्स की प्रधान बिंदु संकल्पना कहते हैं। होता क्या है ये मैंने आपको बता दिया। आगे वाला पॉइंट है ब्लैकमैन्स का सीमाकारी कारक। ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर। ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर क्या है? इसमें जो कारक होते हैं, जो भी प्रकाश संश्लेषण में कारक होते हैं, प्रकाश संश्लेषण में जो भी कारक होते हैं वह क्या है? ब्लैकमैन्स ने बताया कि किसी क्रियाविधि में क्रिया उस कारक द्वारा प्रभावित होती है, जो सबसे निम्नलिखित मात्रा में होता है। अर्थात कारक में जो भी कारक मैंने बताए थे यहाँ पर, एक तो CO2 0.03%, इसके बाद है जल, ये प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके बाद है सनलाइट, ये भी खूब प्रचुर मात्रा में होती है। इसके बाद है क्लोरोफिल, ये भी ग्रीन पत्ती होती है, हरी पत्तियां।